नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। अभी मैं रिसेंटली गया था प्रयागराज घूमने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रयागराज जाते हो तो प्रयागराज में आप एक दिन में कहां कहां पर घूम सकते हो, कौन सी जगह पर आप बढ़िया खाना खा सकते हो, सस्ते में कहां रुक सकते हो और हमारा एक दिन में घूमने का कितना खर्च आएगा। A to G सब कुछ घूमने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आइए घूमते हैं प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयागराज वो शहर है जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और यहीं पर लगता है दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। प्रयागराज को देश का सबसे बड़ा धार्मिक शहर भी माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज को देश का सबसे धार्मिक शहर भी माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, प्रयागराज पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटे तक बढ़िया और सस्ता होटल ढूंढते हुए फाइनली मुझे 600 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग होटल मिल गया और मैंने ये रूम बुक कर लिया था। प्रयागराज में आपको काफ़ी सारी होटल्स आपके बजट रेंज में मिल जाती है, बस आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 800 रुपये से 1500 रुपये की रेंज में बढ़िया होटल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप होटल सिर्फ रामबाग या फिर रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। और अगर आप लग्जूरियस होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको सिविल लाइंस में प्रीमियम होटल मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ के बेस्ट और चीपेस्ट होटल्स की डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत की त्रिवेणी संगम से। ई रिक्शा से 20 रुपये देकर हम आ गए भारत के सबसे बड़े संगम को देखने के लिए। इसे संगमों का संगम, महासंगम कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता ही है, प्रयागराज में हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी महाकुंभ लगता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला लगता है। वहीं हर साल माघ मेला लगता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और अगले साल यानी 2025 में यहाँ महाकुंभ मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए आपको बोट के थ्रू जाना होता है और यहाँ पर नाव वाले आपसे 100 रुपये 80 रुपये मांगेंगे संगम पर जाने के लिए। लेकिन हम तो 50 रुपये में इस बोट के थ्रू जा रहे हैं और नाव वाले भैया ने पहले ही हमें 50 रुपये बोला है, तो बार्गेनिंग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वैसे भी ना, पतवार चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इतना तो ये डिज़र्व करते ही है, चाहे ये फिर 50 रुपये मांगे या फिर 100 रुपये। बोट में बैठने से पहले ही मैंने पक्षियों के लिए 2 नमकीन के पैकेट ले लिए थे। वैसे नदी के बीचों बीच आपको पक्षियों को खिलाने के लिए नमकीन के पैकेट मिल जाते हैं। क्या है? उधर भी पैसा लगता है क्या भैया? ज़्यादा मांगते 40-50 मांगते, इतना नहीं लगता, 20-20 का लगता है। मैं बता, मेरे मत कहना वहाँ, ठीक है? हम बता जाओ। हाँ, आप बता दो। हाँ, वहाँ 20-20 का लगे, ज़्यादा नहीं लगता। 20 रुपये लगेगा। वहाँ लगता है मांगते हैं, वरना मत दीजिए, 20-20 का लगता है। ठीक है। मेरी तरफ कहाँ आप स्नान करोगे, उसी में जाके कपड़ा वपड़ा चेंज करना, उसी पहन के तब यहाँ बैठना है, ठीक है? पहले नाव वहाँ घाट लगा है, उसी में जाके नहाना, स्नान करना है, उसी कपड़ा वपड़ा चेंज करना है, तब इसी में बैठना है। नदी के बीचों बीच जो त्रिवेणी संगम है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। करीब 20-25 मिनट वेट करने के बाद डुबकी लगाने के लिए हमारा नंबर आया और डुबकी लगाने के आपको यहाँ पर 20 रुपये देने होते हैं। और जब मैंने संगम में डुबकी लगाई तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लेकर 3 डुबकी लगाई और एकदम तरोताज़ा हो गया। हमें संगम पर जाने आने, स्नान करने में 1 घंटे का समय लग गया था। स्नान होने के बाद बोट आपको नदी में पूरा 1 राउंड घुमा के घाट पर छोड़ देती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि नाव से उतरने के बाद सबसे पहले मैंने पी गर्मा गर्म मसाला चाय और फिर निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन की ओर। यहाँ से ये जो किला आपको दिख रहा है ना, यह है अकबर का किला। इसे इलाहाबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम एंटर कर चुके हैं किले के अंदर
और इसी किले के अंदर है अक्षयवट, जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से अभी तक यहाँ पर भगवान विष्णु के बचपन से लेकर श्री राम और 5 पांडवों के यहाँ आने का साक्षी है। जब आप इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा मानी जाती है। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, आपको गुफा से होकर नीचे मंदिर में जाना होता है और इसी अक्षयवट के नीचे मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और जब आप मंदिर को देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा और भव्य मंदिर है। मंदिर में आपको काफ़ी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और यहाँ का एक और इतिहास रहा है। ब्रह्मा जी ने धरती पर सबसे पहले यहीं पर यज्ञ का अनुष्ठान किया था और यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। इस वजह से लोगों में ये बात फैल गई थी कि अक्षयवट से कुएं में कूदेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। और देखते ही देखते लोग यहाँ आकर कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा रहे थे। कहते हैं कि एक समय में पूरा कुआं लोगों की लाशों से भर गया था। फिर बाद में अकबर ने इस कुएं को बंद करवा दिया था। ये जो आप लाल रंग का निशान देख रहे हैं यही है वो कुआं। ये है अकबर का किला। फिलहाल तो ये इंडियन आर्मी के अधीन में है, इसीलिए ये आम लोगों के लिए ओपन नहीं है। और इस किले से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है, इसीलिए इस मंदिर को लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें किले वाले हनुमान जी प्रयागराज के कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में जो हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है वो करीब 20 फीट लंबी है। हनुमान जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी है और उनके पैर के नीचे अहिरावण है और ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन हमें मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य प्लेसेस घूमने के बाद अभी हम आ गए हैं अलोपी देवी मंदिर में। बड़े हनुमान जी से अलोपी देवी मंदिर तक आने के लिए ई रिक्शा वाले आपको 20 रुपए में पहुंचा देंगे। माँ अलोपी देवी मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको माँ की किसी भी मूर्ति या प्रतिमा के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि ये शक्तिपीठ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको माँ के झूले के दर्शन होते हैं और माता अपने भक्तों को पालने के रूप में दर्शन देती है। यही इस शक्तिपीठ की विशेषता है। जब शिवजी सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे तब माता का हाथ कटकर यहाँ पर गिरा और शिवजी के मुख से निकल गया कि माँ अलोप हो गई है। तभी से यहाँ पर माता को अलोपी देवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का एक और नाम है माँ अलोप शंकरी देवी। यहाँ से अब हम जाएंगे भारद्वाज पार्क और उनके आश्रम में, लेकिन वहाँ जाने से पहले दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नेत्राम मूलचंद जी की शॉप पर। खाने पीने के मामले में प्रयागराज की सबसे फेमस शॉप है ये। यहाँ पर 100 रुपए में अनलिमिटेड थाली मिलती है, जिसमें 4 कचौड़ी, दम आलू की सब्जी, परमल की सब्जी, थोड़ा सा बूंदी का रायता और साथ में एक खास टाइप की चटनी भी होती है। 4 पीस पूड़ियों के बाद आप पूड़ी अलग से लेते हैं तो 25 रुपए लगते हैं। बाकी सब्जी आप मनचाही ले सकते हैं और काफी बढ़िया टेस्ट था, कचौड़ी का भी और सब्जियों का भी। तो एक बार तो यहाँ पर आना बनता है। खाने पीने के लिए प्रयागराज में आपको काफी सारे फूड कोर्ट, फास्ट फूड शॉप, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप कहीं पर भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नेत्राम संस की ये शॉप भारद्वाज पार्क आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर है और इसी एरिया में ऑलमोस्ट बाकी की सभी टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। अभी हम आ गए हैं भारद्वाज पार्क जाने के लिए। यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपको भारद्वाज मुनि का बड़ा सा स्टेचू नजर आएगा। ये स्टेचू देखने में काफी बड़ा है। इसी के पास में भारद्वाज पार्क के अंदर जाने के लिए गेट बना हुआ है। पार्क में जाने के लिए हमें 10 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। ये पार्क काफी सुंदर पार्क है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बहुत ही बढ़िया फाउंटेन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद भारद्वाज जी के आश्रम की छोटी सी झलक भी देखने को मिलती है। भारद्वाज पार्क विजिट करने के बाद में अभी हम जा रहे हैं भारद्वाज आश्रम में, जो कि यहाँ से 250 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। रामायण में भारद्वाज आश्रम का वर्णन कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले श्री राम जी अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे महर्षि भारद्वाज जी से चित्रकूट का रास्ता पूछने के लिए। भारद्वाज आश्रम के आसपास और आश्रम में आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। भारद्वाज मुनि जी का ये जो आश्रम है वो त्रेता युग का है और इसका भी अपना एक अलग ही महत्व है। भारद्वाज मुनि ने ही विमान बनाने और उड़ाने की कला की खोज की थी और कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। श्री राम जब ब्राह्मण कुमार उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी तो भगवान ने 3 दिन इसी जगह भारद्वाज मुनि आश्रम में 3 दिन यज्ञ किया, तपस्या किया, तब उनको श्राप की मुक्ति मिली। भारद्वाज आश्रम प्रभु आए, करत दंडवत मुनि बताए, मुनि मन मोदन करके जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। भारद्वाज आश्रम
प्रभु आए। भगवान जब यहाँ गए सारे ऋषियों का मन प्रसन्न हो गया, सबने यहाँ पे जो है ब्रह्मा विष्णु का सबने यहाँ फूलों की वर्षा की। भारद्वाज आश्रम के जस्ट पास में ही स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में आपको काफी सारी एंटीक चीजें देखने को मिलती है और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे। आप चाहो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पर गया था उस दिन ये बंद था। खैर, इसके बाद में हम आ गए चंद्रशेखर आजाद पार्क। भारद्वाज पार्क से चंद्रशेखर आजाद पार्क 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। पार्क में जाने के लिए आपको 5 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। 17 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर जी काफी देर तक यहाँ पर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी आजाद रहने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को ही गोली मार ली और सदा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी की वो पिस्तौल आज भी इसी पार्क के इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई है, लेकिन संग्रहालय भी आज के दिन बंद था। ये पार्क काफी बड़ा है, इसमें घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप प्रयागराज घूमने के लिए आते हो तो इस पार्क को विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत करना। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के ठीक सामने रोड क्रॉस करने पर आप आ जाएंगे पंडित जी की चाट शॉप पर। पूरे प्रयागराज में पंडित जी की चाट काफी पॉपुलर है। इस शॉप की टाइमिंग शाम के 4 बजे से 9 बजे तक रहती है। यहाँ पर आपको लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इस शॉप का कुल्हड़ वाला दही बल्ला, कचौरी, समोसा काफी फेमस है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं प्राचीन वेनी माधव मंदिर में। प्रयागराज में आपको श्री हरि विष्णु के 12 मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें यहाँ पर माधव मंदिर कहा जाता है। उन्हीं में से एक है वेनी माधव मंदिर। वेनी माधव मंदिर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अभी हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास काफी दिलचस्प है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब नागवासुकी ही मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में अपने आप समर्पित हुए थे। गंगा नदी में स्नान करने के बाद नागवासुकी के दर्शन करने से पापों का नाश होता है और सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आप प्रयागराज घूमने आते हैं तो आपको एक और चीज मिस नहीं करनी चाहिए, वो है यहाँ की संगम आरती। अभी हम आ गए हैं संगम आरती देखने के लिए। दोस्तों, हमने एक दिन में ये सभी प्लेसेस कवर की है और आप भी सिर्फ एक दिन का प्लान बनाकर प्रयागराज घूम सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हमने घूमी नहीं है। आप चाहो तो 2 दिन में प्रयागराज की सारी प्लेसेस घूम सकते हो, जिनमें खुसरो बाग, श्री आदि शंकर विमान मंडपम, सुजावन देव मंदिर, सीता रसोई को अपनी ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, एक दिन में मुझे प्रयागराज घूमने का टोटल खर्चा 1125 रुपए का आया था और मैंने यहाँ पर फुल खर्चा किया था। सभी स्ट्रीट फूड ट्राई किए थे, मंदिरों में दान किया था, साथ ही इसी खर्चे में मैंने माघ मेला भी घूमा था। बस इसमें मैंने मेरे आने जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है। इससे आपको खर्चे का आइडिया लग चुका होगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।